गुड मॉर्निंग, मैं एडवोकेट रजनीश तिवारी। लास्ट 12 ईयर से हम भिवानी में सीए की कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं और लगभग जितने भिवानी में सीए बने हैं लास्ट 12 ईयर में, उसमें से लगभग 90% जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लगभग हमारे सेंटर से बने हैं। इसमें फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों के रिजल्ट शामिल है। अभी हमने देखा कि लास्ट ईयर हमने 2020 में देखा कि कोरोना आ गया था, जिसके कारण बच्चों को लॉस हुआ और +1 में जिन बच्चों ने अकाउंट लिया था उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। अब वो बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं, या तो एग्जाम लिए हैं या प्रमोट कर दिए गए +2 में, और +2 में भी अब फिर दोबारा वही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिसके कारण बच्चों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे। इसी रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस बनाइए, तो इसी के रिगार्डिंग हम ऑनलाइन क्लासेस बनाने जा रहे हैं। हमारी जो फैकल्टी है वो भिवानी में टॉप मोस्ट सबसे बेस्ट फैकल्टी है, क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टी है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसमें एडवोकेट हैं जो कि टैक्सेशन से रिगार्डिंग जीएसटी के एक्सपर्ट हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी क्वालिफाइड हैं, यहाँ तक कि हमारे पास जो मैथ में जो फैकल्टी है वो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कॉमर्स में +1 में +2 में अगर दिक्कत आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यूट्यूब पे बना रहे हैं क्लासेज, उसके बाद फिर हम लाइव डाउट सेशन भी स्टार्ट करेंगे बच्चों के, और अगर 1 या 1.5 महीने बाद सिस्टम सही हो गया तो फिर हम क्लासेस भी बनाएंगे, फेस टू फेस क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं +2 में जो टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म। देखिए, यहाँ पर जब आप स्टडी करते हो तो आपको 1-2 बातें इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। पहली बात, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। आप अकाउंट कर रहे हैं और आप मान के चलिए मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर या तो इंडिविजुअल अकाउंटेंट मिलेंगे, यानी एक व्यक्ति मालिक बनेगा जो बिजनेस को चला रहा है, या उसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलेंगे या कंपनी मिलेगी। इसी रिगार्डिंग आपके सिलेबस को, अकाउंटेंसी को डिवाइड किया गया है। क्या डिवाइड किया है? +1 के अंदर आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा कि एक व्यक्ति अगर मालिक है तो उसके अकाउंट कैसे मेंटेन होंगे। अब +2 में जो है आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, और अगली जो बुक होगी वो होगी कंपनी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एक एनजीओ भी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे इस प्रकार के बिजनेस आपको मिलेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगर आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें तो हमारी जो फैकल्टी है इतनी टॉप और इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस फैकल्टी है कि आपको 70-80 जो अनसोल्ड क्वेश्चन होते हैं, सोल्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको उतने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर आपने कोई चैप्टर आज किया है और आपसे कोई 4 महीने बाद भी पूछेगा वो चैप्टर, तो बिना रिवीजन के भी आप उस चैप्टर को डिटो कॉपी बता सकते हो। ठीक है, हमारे जो करवाने का तरीका है वो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्रैक्टिकली कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं बच्चों के। आप 1-2 क्लास देखेंगे आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फर्म, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म होती क्या है? ठीक है, वो देखिए, आप देखते हैं और सुना भी आपने, जब भी 2 और मोर पर्सन किसी भी बिजनेस को करने के लिए, क्या किसी भी बिजनेस को करने के लिए एग्री होते हैं। ठीक है, एग्री होते हैं, और उनका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है? सर मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, यानी अगर मैं ये डेफिनेशन की बात करूं आपकी बुक की, भाई 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एग्री होते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए, मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इसमें एक बात और जोड़ी गई है, क्या कि मान लीजिए ABCD 4 पार्टनर हैं और ये किसी बिजनेस को करने के लिए एग्री हुए हैं, तो अब क्वेश्चन उठता है, या तो चारों के चारों पार्टनर इसमें एक्टिव होंगे, चारों के चारों पार्टनर क्या होंगे? एक्टिव होंगे, यानी चारों के चारों वो उसको हैंडल कर रहे हैं बिजनेस को। या हो सकता है कई बार कि 3 हैंडल ना करें, 1 हैंडल करेगा, वो एक्टिव बनेगा, और बाकी के जो हैं वो साइलेंट होते हैं। हो सकता है 2 एक्टिव हो और 2 साइलेंट हो, या हो सकता है 3 एक्टिव हो और 1 साइलेंट हो। यहां पर साइलेंट का मतलब क्या होता है
कि कई बार जब जैसे मान लीजिए हम पार्टनर बनाते हैं तो पहली बात तो प्रैक्टिकली ये होती है कि पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा सा ये रहता है कि दो व्यक्तियों के विचार स्टार्टिंग में तो हो सकता है मिल जाए, बाद में कोई झगड़ा स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही सारी टर्म एंड कंडीशन हम पहले ही खोल लेते हैं, भाई ये टर्म हमारी कंडीशन रहेगी। अब इसमें पॉइंट ये है कि ये साइलेंट और एक्टिव क्या हुआ। साइलेंट एक्टिव का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे पार्टनर है, मेरे पास कोई बंदा आया, बोला सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा हूं। मैंने कहा ठीक है आप पार्टनरशिप कीजिए मेरे साथ। उसे कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूं। मैंने कहा ठीक है मैं बढ़ा दूंगा, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब बिजनेस को हैंडल तो मैं कर रहा हूं, डेली मैं स्टडी रीड करवा रहा हूं बच्चों को, लेकिन वो बिजनेस में आ नहीं रहा, तो इसीलिए उसे हम साइलेंट पार्टनर कह देते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म की क्या डेफिनेशन हुई, 2 और मोर पर्सन अगर किसी बिजनेस को करने के लिए एग्री हो जाते हैं तो उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा सर प्रैक्टिकली बताओ कि अगर मान लीजिए अमित है और अमन है, ये दोनों आज पार्टनर बनना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली कैसे पार्टनर बनेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको हाईलाइट पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली वर्क कैसे होता है, कैसे हम पार्टनर बनते हैं। अब ये तो है नहीं कि मान लीजिए कि इनके बीच में आपस में बात हुई कि हासी गेट पे एक दुकान करते हैं। कहां पर करते हैं, हासी गेट पे। सर हासी गेट पे एक दुकान करते हैं और 2 लाख रुपए ये मिलाएगा, 2 लाख रुपए ये मिलाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगी वो 4 लाख की हो जाएगी। हासी गेट पे किसकी आप दुकान करेंगे, सर हम गारमेंट्स का काम करेंगे। किसका करेंगे, सर हम गारमेंट्स का वर्क करेंगे। तो अब आप ये बताइए क्या ये 2-2 लाख रुपए आपस में मिला के स्टार्ट कर दे, कोई एग्रीमेंट। मैंने बताया ना जब ये एग्री हो जाते हैं तो फिर एक एग्रीमेंट भी बनता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकली लेना है कि कैसे ये आपस में पार्टनर बनेंगे प्रैक्टिकली। तो ये लोग क्या करेंगे, एक रिटर्न में एग्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, रिटर्न में एग्रीमेंट करेंगे। हालांकि ओरल भी होती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये अभी मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल लाइफ में होता क्या है। रिटर्न में एग्रीमेंट करेंगे। ये एग्रीमेंट कैसे होगा, ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में एक स्टैम्प पेपर लेंगे, कोर्ट में क्या लेंगे, स्टैम्प पेपर लेंगे और स्टैम्प पेपर पे सारी टर्म एंड कंडीशन लिख लेंगे, ठीक है। जो भी टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कौन कितनी पूंजी मिला रहा है, कैपिटल मिला रहे हैं, कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, कैपिटल क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सारी चीज लिख लेंगे। इसके अलावा इनकी जो अमित है, अमन है, इनकी आईडी भी रिक्वायरमेंट होगी। आपको पता है भाई आईडी साथ लगेगी। तो इस प्रकार से एक एग्रीमेंट बन जाएगा कि अगर इन फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, जब ये कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में वो जो एग्रीमेंट बना हुआ है इसे हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड भी नाम दिया गया है इसी एग्रीमेंट को, ठीक है। तो उसको जो पार्टनरशिप डीड है, इन फ्यूचर में कल ना कोई झगड़ा हो गया तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीजें डिस्कस होगी। पॉइंट क्लियर। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली अगर हम देखे जाए तो कोर्ट में जाके एक स्टैम्प पेपर लेके पार्टनरशिप आप फर्म बना सकते हैं। ये तो था एक प्रैक्टिकली कंसेप्ट। अब बात आती है सेकंड पॉइंट पे, इसको आप नोट कर लो, देख लीजिए कैसे होगा। सेकंड पॉइंट, सर पता लग गया। अब पार्टनरशिप फर्म होती कितने प्रकार की है, तो देखिए पार्टनरशिप फर्म 2 प्रकार से बनाई जाती है। पहला रिटर्न में, मैंने आपको बताया अभी अभी रिटर्न में, यानी हम इसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड का नाम भी हमने अभी अभी दिया है कि एक कोर्ट में जाके स्टैम्प पेपर लेंगे और लिख लेंगे। एक होता है ओरल। देखिए ओरल का मतलब होता है कि कोई रिटर्न में हमारे पास प्रूफ नहीं है, भाईचारा आपस में था। क्या था सर, भाईचारा। और हमने क्या किया, ये अमित है, ये अंकुर है, इसने 2 लाख रुपए मिलाए, इसने 2 लाख रुपए मिलाए और एक बिजनेस कर लिया 4 लाख में। थोड़ा प्रैक्टिकल लेते ना, ठीक है ना। मैंने कहा हम प्रैक्टिकल पे ही जोर देते हैं
इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अमित और अंकुर ने मिलकर 4 लाख में बिजनेस कर लिया। कहां कर लिया? हासी गेट पे। और इनका ओरल में मौखिक तौर पे, ओरल का मतलब होता है मौखिक तौर पे बात हुई कि ठीक है यार, हम है ना 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग बांट लेंगे। कितना बांट लेंगे? 50-50। अब ये ओरल में हो गया, ठीक है, उन्होंने बिजनेस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर में अगर किसी भी मुद्दे पे इनमें आपस में झगड़ा होता है, क्या होता है? किसी भी मुद्दे पे अगर आपस में झगड़ा होता है तो फिर क्या होगा? सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो ये कहां जाएंगे? सर कोई भी लड़ाई हुई ये कोर्ट में जाएंगे। अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जज बैठा होगा, बिल्कुल सर, जज इन दोनों की बातें सुनेगा। जज ये कहेगा हाँ भाई बताओ क्या बात है, तो ये कहेंगे सर अब मान लीजिए विचारों की टकराव हो गया, तो पहले 50-50 था, रिटर्न में है नहीं। अब अमित तो क्या कह रहा है? सर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 70-30 था, यानी अमित का कितना था? 70। अंकुर कह रहा है नहीं सर, जो रेशो था वो 60-40 था, वो 60 मेरा था। अब आपस में लड़ाई हो गई। तो ऐसी दशा में अगर ओरल होता है तो नो डाउट, मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो ओरल बहुत कम पार्टनरशिप होती है, क्योंकि ओरल में झगड़े होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि यहां पर आपको, क्योंकि पार्टनरशिप जो फर्म है इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इस 1932 के एक्ट में यानी जितने भी जो भी डिसीजन लेने होंगे या जो भी कोई काम होगा तो आपको एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर कोई भी आपकी, इसमें 3 बातें ध्यान रखना। पहला, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है यानी ओरल में है, ठीक है, यानी मौखिक तौर पे है। दूसरा क्या है कि पार्टनरशिप डीड तो है, 2 है, इसे पॉइंट ध्यान रखना। एक तो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है भाई, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है यानी, और हम इसको कह सकते हैं ओरल। और दूसरा क्या है कि पार्टनरशिप डीड तो है, पार्टनरशिप डीड तो बना रखी है, लेकिन कुछ एक पॉइंट है, सम पॉइंट है जिनको लिखा नहीं गया, यानी उसके बारे में साइलेंट है। ठीक है, यानी पार्टनरशिप डीड में वो चीजें नहीं लिखी गई, तो इसीलिए इसमें आपके रूल्स लागू हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर रूल्स, ये रूल्स है, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल एप्लीकेबल होंगे? तो इसके लिए ध्यान रखिए, पहला होगा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 50-50 हो जाएगा दोनों का। कितना हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अब हो सकता है उन्होंने 70-30 ओपन किया, हो सकता है 60-40 का हो, लेकिन जज ये कहेगा भाई आपने रिटर्न में लिख रखा है, बोला नहीं लिख रखा, तो किसकी बात पे विश्वास करूं? अमित की बात पे करूं या अंकुर की बात पे करूं? तो सिंपल सी बात है, आपको एक्ट पढ़ना चाहिए ना, कानून में क्या बात कही गई थी, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। अगर पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया गया है और आप जब आप पार्टनर बन रहे थे आपस में, तो आपको पढ़ना चाहिए था ना क्या रूल्स लागू होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के आदमी के जेब में पैसे हैं और आपने उसके खोस लिए, आपने कहा जी मुझे लगा एक्स्ट्रा पैसे थे इसकी जेब में तो मैंने सोचा ले लो इसके। अरे कानून के बारे में पता होना चाहिए ना। वो कहे जी मुझे तो नहीं पता कौन सी सेक्शन लागू होगी इस पे। तो इसीलिए कहा गया है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज, कानून की अनभिज्ञता एक्सक्यूज नहीं है। तो जब भी आप इन फ्यूचर में किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे, अगर आपने ओरल तरीके से किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। पॉइंट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, आपको सिखाया भी जा रहा है। पहला प्रॉफिट शेयरिंग 50-50 हो जाएगा, चाहे कुछ भी डिसाइड किया हो। दूसरा क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कि पार्टनर ने अगर फर्म को कभी कोई लोन दिया है तो उस पर 6% पर
एन्यूम इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन उठता है, सर पार्टनर कैसे लोन दे सकता है फर्म में? बिल्कुल बाहर के लोगों से लोन लेंगे वो एक अलग मैटर है। यहां पर बात चली हुई है कि पार्टनर जो अगर लोन देता है तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा और कुछ नहीं लिखा गया तो 6% मान्य होगा पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, अब कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बता देता हूं। यहां देखिए थोड़ा ध्यान से। अब ए और बी ने मिलकर एक फर्म बना ली और एक हासी गेट पे ही आपने दुकान कर ली। 2 लाख इसने बना ली, 2 लाख इसने, 4 लाख में 8-10 महीने तक, 8 मंथ तक या 2 ईयर तक ये काम सही चला। उसके बाद इनको रिक्वायरमेंट पड़ी कि यार 1 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट है, एडिशनल कैपिटल जिसे हम कह देते हैं कि पूंजी की रिक्वायरमेंट पड़ी है। अगर पार्टनर तो लगा देंगे आपस में, भाई 50 इसने लगा दिए और 50,000 इसने लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कैपिटल मानी जाएगी। लेकिन यहां पर मिस्टर ए बोला कि भाई देखो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो बोले कि ठीक है बाहर से लोन ले लो। और ये मोहित नाम का एक लड़का है, मैं यहां दिखा देता हूं, मोहित नाम का ये लड़का है। ये बोला मैं दे दूंगा। बोला कितने में? बोला सर 1 लाख रुपए है, मैं 12% की पर ईयर की दर से आपको लोन दे दूंगा। अब यहां पर अगर ये इससे लेते हैं तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना 12%, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो यहां पर बी ने कहा अमित भाई ए, या तो हम दोनों 50-50 मिला ले, नहीं है तो हम मोहित से 12% पे लेंगे, काम कर लेना, इससे अच्छा तो मैं दे देता हूं लोन। ठीक है, क्या दूंगा? लोन दूंगा, लेकिन यह बात ध्यान रखना मैं पूंजी नहीं मिलाऊंगा, मैं लोन के तौर पे दूंगा। ठीक है, तो 1 लाख और मुझे है ना 10% दे देना, क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट पार्टनर तो हुई मैं तेरा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल तो देता ही देता है, वो लोन भी दे सकता है। ये प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर पार्टनरशिप डीड में ये 10% लिख रखा है तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डीड में लिख दिया गया। लेकिन वो मान लो इंटरेस्ट लिखना भूल गए कि भाई कितना % इंटरेस्ट होगा, ओरल में कर लिया, यानी पार्टनरशिप डीड तो बनाई और चीजें तो लिखी, लेकिन ये लिखना भूल गए कि कितना इंटरेस्ट होगा। तो ऐसी दशा में 6% पर एन्यूम, अगर पार्टनरशिप डीड में या मान लो कहीं पर कोई चीज लिखी नहीं गई है इंटरेस्ट के बारे में, पार्टनर लोन के बारे में, तो 6% पर एन्यूम मिलेगा। तीसरा, पार्टनर को किसी प्रकार की कोई भी, पार्टनर्स को किसी भी प्रकार की कोई भी क्या सैलरी, बोनस, कमीशन, किसी भी प्रकार का कोई भी बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे एक्ट में बात कही गई है, ये मान्य होगा। पॉइंट क्लियर? ये चलिए ठीक है, यहां तक आपको पता लग गया। अब सेकंड इसमें पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट पे आता है। इसमें फोर्थ पॉइंट क्या आएगा? फोर्थ पॉइंट ये है कि भाई कोई भी पार्टनर जाके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। इसके अलावा इन फ्यूचर में वो बिजनेस को हैंडल भी कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आपने क्या सीखा कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी बिजनेस करेंगे। ठीक है, और जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, जिसमें कोई भी एक व्यक्ति बिजनेस को हैंडल कर सकता है सबकी ओर से, या फिर सभी की सभी बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ये 2 प्रकार से, रिटर्न और ओरल। रिटर्न में मैंने आपको बताया कोर्ट में जाओ, एग्रीमेंट बनवाओ, ठीक है, एक स्टैम्प पेपर लो, उसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन लिख लो, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो कि रिटर्न में होता है। कल ना कोई भी झगड़ा होगा तो आप जाके कोर्ट में डीड के थ्रू ही जो डीड में लिख रखा है वही मान्य होगा। अगर ओरल में है, भाईचारे में है, और इन फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो कोर्ट में जाओगे तो सिंपल सी बात है, कोर्ट कहेगा क्या आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रखा है? वो कहेंगे नहीं सर हमने 1932 एक्ट तो नहीं पढ़ा। तो ये कहेंगे कि आपको पढ़ना चाहिए था, इग्नोरेंस ऑफ नो एक्सक्यूज। तो इसे हम कहते हैं कि रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या? रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग 50-50 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% पर एन्यूम होगा, और पार्टनर को किसी प्रकार का कोई भी बोनस, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई अलाउड नहीं होगा। पार्टनर जाके
बुक्स ऑफ अकाउंट को हैंडल कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है, इसके अलावा बिजनेस की एक्टिविटी में वो भाग भी ले सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताया, ठीक है। अब अगला टॉपिक आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, याद रखना क्या करें, बेसिक कर रहे हैं, क्वेश्चन बाद में आएगा। जैसे आप प्लस वन में अकाउंट करते थे ना, तो अकाउंट में प्लस वन में क्या करते थे आप प्लस वन में अकाउंट में करते थे कि ड्राइंग क्या होती है, ठीक है, ड्राइंग के साथ साथ कैपिटल क्या होती है, असेट्स क्या होती है, फिक्स असेट्स क्या होती है, करंट असेट्स क्या होती है। तो इसी प्रकार से पार्टनरशिप डीड के अंदर भी ये चीजें आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी हो, ठीक है। अब अगला टॉपिक आप इसको नोट करें, फिर मैं अगला टॉपिक करवाता हूं आपको। हाँ, तो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया था कि 2 और मोर पर्सन, ठीक है ना, जब भी 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर किसी बिजनेस को करने के लिए एग्री हो जाते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है, सर 2 या 2 से ज्यादा तो ठीक है, यानी एक व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता, इंडिविजुअल व्यक्ति सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। अब पॉइंट होता है, सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो याद रखना, इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या बनाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 भाई कानून बनाया गया है। तो क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में बताया गया है? तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसमें बस केवल 2 या 2 से ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम कितने होने चाहिए ये नहीं बताया गया। तो क्वेश्चन उठता, सर ये बताया किसमें गया है, क्या 100, 200, 500, 1000 हो सकते हैं? तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, आपको केवल कई बार ये 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, उसके पर्पज से आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपनी एक्ट है, जो आप नेक्स्ट बुक है आपकी कंपनी एक्ट 2013, इसमें क्या लिखा गया है, एक सेक्शन है 464, उसमें लिखा गया है कि जैसे ही मोर 50 नंबर होंगे तो वो कंपनी बन जाएगी, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन की 50 से ज्यादा होंगे, 51, 52 होंगे, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी कंपनी बन जाएगी। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, जो आपकी बुक्स में लिखा गया है कि पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में कहीं नहीं लिखा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि मैक्सिमम जो नंबर होते हैं पार्टनरशिप फर्म में वो 50 हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर? कहा नहीं है उसने कि पार्टनरशिप फर्म में 50 हो, वो तो 464 में बता रहा है कि 50 से ऊपर होते ही क्या हो जाएगा, वो कंपनी बन जाएगी। तो हम कहेंगे कि ठीक है भाई, कंपनी एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाई 50 से ज्यादा होते ही कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी, वरना नंबर ऑफ पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखना कि अमित और अंकुर 2 पार्टनर हैं, इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, 2 लाख इसने लगाए, 2 लाख रुपए इसने लगाए, और फर्म का नाम रखा मेसर्ज RT ट्रेडर्स, ये इसने फर्म का नाम रखा। और अब पॉइंट आता है कि कल ना बाय चांस मान लीजिए आउटसाइडर यानी कोई बाहर का व्यक्ति है और कोई लायबिलिटीज देनी पड़ गई, तो क्या वे 2-2 लाख पूंजी तक ही सीमित है? तो इसमें क्या है, 2 पॉइंट है। पहला है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में के अनुसार अमित, अंकुर और फर्म एक ही है, यानी इनको अपने घर से भी देना पड़ेगा कि कल ना कोई बात हुई तो फर्म कोई अलग नहीं है। अमित या अंकुर या तो दोनों ज्वाइंटली दो या कोई एक दो, जैसी भी टर्म एंड कंडीशन होगी इनको वो पेमेंट देनी पड़ेगी, आउटसाइड लायबिलिटीज इनको पेड करनी पड़ेगी। तो ये तो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी डिफरेंस नहीं है।
अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये कहेंगे कि सर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अमित अलग है, अंकुर अलग है और फर्म अलग है। तो दो व्यू आए, पहला आया लायबिलिटीज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब एक है क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी लॉस होगा या किसी प्रकार की आउटसाइड लायबिलिटीज होगी अमित और अंकुर को वो देनी ही पड़ेगी, ज्वाइंटली दो या सेपरेटली दो, जैसी भी टर्म एंड कंडीशन होगी। अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों अलग अलग होंगे। यानी अगर सरकार, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर सरकार को टैक्स चाहिए, आपको पता है टैक्स लगता है, सरकार को रिक्वायरमेंट होती है टैक्स की ताकि वो डेवलपमेंट में लगा सके, टैक्स के थ्रू ही हमारे जितने भी सड़कें बनती है, पुल बनती है, बांध बनती है, तो वो सब टैक्स के थ्रू ही बनते हैं। अगर मैं बात करूं अमित जो है वो एक पार्ट टाइम टीचिंग करता है, प्रैक्टिकल लेना, क्या करता है, पार्ट टाइम टीचिंग करता है, जिससे वो 3 लाख रुपए कमाता है। अंकुर अपने पापा के साथ जो है कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार का काम करता है और वो उससे 6 लाख रुपए कमाता है। पार्टनरशिप फर्म इन्होंने की, भाई 2 लाख अंकुर ने मिलाए, 2 लाख अमित ने मिलाए और आसी गेट पे एक दुकान कर ली कपड़ों की, तो 4 लाख रुपए में। अब यहां पर जो फर्म है उस फर्म ने कमाए मान लीजिए 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, तो सरकार 2 लाख पे अलग टैक्स लेगी, 3 लाख पे अलग टैक्स लेगी और 6 लाख पे अलग टैक्स लेगी। पॉइंट क्लियर? इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों अलग है, और अगर मैं बात करूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सारे एक हैं, वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट करें। फिर इसके बाद